हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल का पीएचडी एंट्रेंस जो हुआ था कॉमर्स सब्जेक्ट का, उसके क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ आपके कॉमर्स के हैं और कुछ आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कैपेसिटी यूजेज का है। इसकी क्वालिटी थोड़ा आप बढ़ा लीजिएगा अगर आपको क्लियर ना हो तो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कैपेसिटी यूजेस रेशियो ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 90% एंड एक्टिविटी रेशियो इज 99%, देन द इफिशियंसी रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट इज। तो इसका इफिशियंसी रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर है इसका 110%, यानी कि थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी रेशियो होता है यानी इफिशियंसी रेशियो होता है ER, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ER इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाई CR। ठीक है, तो AR आपका एक्टिविटी रेशियो हो गया और CR आपका कैपेसिटी रेशियो हो गया। तो एक्टिविटी रेशियो की बात करें हम तो 99% है, तो यहाँ पे 99% डिवाइडेड बाई 90% हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो 110% आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इफ फर्म प्रीवियसली कैलकुलेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बट नाउ यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो पहले उसने प्रोडक्ट कॉस्ट निकाला था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज करके, लेकिन अब क्या कर रही है फर्म, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला यूज कर रही है। तो व्हाट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेशंस रिमेन्स द सेम। तो इसका कौन सा फीचर होगा? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बेस पे ये निकाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, द मेजरेबल वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिफर्ड टू एज। तो जो मेजरेबल वैल्यू होती है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की, उसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसा कि आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है किसी भी चीज का। तो यहाँ पे भी बात हुई है कि अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज की बात हुई है। तो हमारा जो बेस्ट है अल्टरनेटिव होता है किसी भी चीज का, वही क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एन absorbed depreciation which could not be set off in the same assessment year can be carried forward up to। तो ऐसा डेप्रिसिएशन जिसको हम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो कि सेम असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं किया जाता, तो उसकी क्या कितने दिन के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है? तो अगर हम बात करें तो उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि उसको कुछ ईयर्स के लिए नहीं किया जाता। उसकी जो वैलिडिटी होती है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वुड नॉर्मली क्वालिफाई एज एडजस्टिंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की बात करें तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स की बात होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर विद द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट। तो ये तो हमारा बैलेंस शीट में ही आ जाता है, तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आ जाएगा। दूसरा है ए डिक्लीन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तीसरा है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिविडेंड, तो ये भी नहीं आएगा। चौथा है द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज बिफोर द बैलेंस शीट डेट। तो यही दो आइटम हमारे बैलेंस शीट डेट के हैं और एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमारा सेंसेक्स से रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसेक्स इंडेक्स्ड कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम है जो कि जो है सेंसेक्स इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक में नहीं आता है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा SBI भी आता है, सिप्ला लिमिटेड भी आता है और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सेंसेक्स की लिस्ट में आ जाता है। लेकिन हमारा ये जो MRF लिमिटेड है, ये बेसिकली हमारी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये हमारी सेंसेक्स इंडेक्स में नहीं आती। ठीक है, तो हमारा आंसर MRF लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग इज यूज्ड फॉर, तो कैपिटल बजटिंग किस लिए यूज की जाती है? तो पहला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट, दूसरा है चूजिंग प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट रिटर्न, तीसरा है आपका डिसाइडिंग वेदर टू बाय और रिपेयर एन एसेट। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो अगर हम कैपिटल की बात करें या कैपिटल बजटिंग की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे एसेट्स की बात होती है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग का यूज बेसिकली हम तीनों के लिए करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करना हो, चाहे हाईएस्ट रिटर्न का प्रोजेक्ट चाहिए हो, चाहे हमें रिपेयर कराना हो अपनी एसेट्स को। तो कैपिटल का मतलब ही हो जाता है कि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है। तो ऐसे खर्चे जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं या ह्यूज अमाउंट होता है या फिक्स्ड एसेट्स की बात होती है, जिसमें चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने की बात हो या उसको रिपेयर मेंटेन कराने की बात हो, तो वो सब आपका कैपिटल बजटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, द सिक्योरिटी मार्केट लाइन ऑन वाई एक्सिस मेजर्स। तो जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है उसमें वाई एक्सिस क्या मेजर करती है? तो अगर हम बात करें तो उसमें वाई एक्सिस हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मेजर करती है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन में वाई एक्सिस जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मेजर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइसिंग मॉडल का। इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का एजम्पशन नहीं है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला आंसर है, इन्वेस्टर हैव हेट्रोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन इन्वेस्टर्स हैव हेट्रोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, ये कोई भी एजम्पशन नहीं है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। बाकी ये सारे हैं, इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स, देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट आर डिविजिबल। तो ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टर्स हैव हेट्रोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, ये हमारा कोई भी एजम्पशन नहीं है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द कैपिटल मार्केट लाइन ऑन एक्स एक्सिस मेजर। अब जो कैपिटल मार्केट लाइन है वहां पे सिक्योरिटी मार्केट लाइन थी, यहाँ पे हम कैपिटल मार्केट लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे क्या मेजर करती है? तो याद रखिएगा ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करती है, ठीक है। तो द कैपिटल मार्केट लाइन ऑन एक्स एक्सिस मेजर्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिप्रीहेंसिव ऑफ द ट्रुथ। तो इसमें से कौन सा है जो ट्रुथ नहीं है, मतलब लिस्ट रिप्रीहेंसिव ट्रुथ है, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, टॉप मैनेजर्स इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिवनेस। तो जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की कम्पिटिटिवनेस को इंश्योर करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये लिस्ट रिप्रीहेंसिव ट्रुथ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि हमारा मोटिवेशन है। मोटिवेशन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमें भी पता है कि मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटिवेशन, क्योंकि बिना मोटिवेट हुए मैनेजमेंट ये किसी चीज को मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर फंक्शन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा है जो हमारा मोटिवेशन जिसमें मेन रोल प्ले करता है? पहला है कंट्रोलिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है लीडिंग और चौथा है प्लानिंग। तो देखा जाए हमारा ये जो लीडिंग वाला ऑप्शन है जहाँ पे हम लीड करते हैं, तो वहाँ पे मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर लोग मोटिवेट नहीं होंगे तो हम उनको लीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे लीडिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है मोटिवेशन, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है कि इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट सही हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इनपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न ऑक्टापेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ऑक्टापेस मॉडल में कौन से 4 ऑप्शन में से नहीं आता? तो कन्फ्रंटेशन भी आता है, कोलैबोरेशन भी आता है, ऑटोनॉमी भी आता है, लेकिन अकोमोडेशन हमारा ऑक्टापेस मॉडल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। पुटिंग पीपल ऑन द बैलेंस शीट मीन्स कि अगर हम पीपल्स को बैलेंस शीट में डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कंसिडरिंग एम्प्लॉयज एज कैपिटल, तो हम एम्प्लॉयज को एज अ कैपिटल कंसीडर कर रहे हैं, तभी हम उन्हें बैलेंस शीट में डाल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम उन्हें बैलेंस शीट में नहीं डालते। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा WTO से है। विच एग्रीमेंट ऑफ WTO डील्स विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो WTO के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करता है? तो TBT, SPS, ट्रिप्स, गैट्स, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें पता ही है कि ट्रिप्स हमारा जो है वो WTO के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करता है, ठीक है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ WTO डील्स विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाई। तो हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है उसमें एक्सचेंज रेट्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो उसको हम रिलेटिव प्राइस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। इसको याद रखिएगा कि हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है उसमें हम एक्सचेंज रेट्स को रिलेटिव प्राइसेस से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, एन एग्रीमेंट वेयर अ फर्म इन वन कंट्री एग्रीज टू ऑपरेट फैसिलिटीज और प्रोवाइड फर्म इन अनदर कंट्री फॉर एन एग्रीड अपॉन फी। तो कुछ फी के एग्रीमेंट पे जो है एक अरेंजमेंट कर रही है अपनी एक कंट्री की फर्म दूसरी कंट्री के फर्म से फैसिलिटीज को ऑपरेट करने के लिए, तो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि एक फर्म दूसरी फर्म से एग्रीमेंट कर रही है उसकी फैसिलिटीज को ऑपरेट करने के लिए, तो इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट टैरिफ ऑन एन इम्पोर्टेड गुड्स लिविड बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडीज इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा टैरिफ है जिसको इम्पोर्टेड गुड्स लिविड किया जाता है इम्पोर्टिंग कंट्री से, इम्पैक्ट जिसका पड़ता है फॉरेन सब्सिडीज पे, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ठीक है। तो याद रखिएगा उसको हम ऐसे टैरिफ को काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, विच एमंग दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इसमें से कौन सा है जिसको हम लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्री ट्रेड एरिया एक लोवेस्ट लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, तो इसको याद रखिएगा कि हमारा जो फ्री ट्रेड एरिया है वो एक लोएस्ट लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, ए लीड इन मार्केटिंग जर्गन मीन्स। तो अगर मार्केटिंग जर्गन में लीड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है ए लाइकली कस्टमर और कंज्यूमर, दूसरा ऑप्शन है रिवर्स ऑफ अ डील, तीसरा ऑप्शन है मार्केटिंग लीडर, लीडर ऑफ अ सेल्स टीम। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए लीड इन अ मार्केटिंग जर्गन मीन्स इट लाइकली कस्टमर और कंज्यूमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट इन टाइम JIT जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये एक तरह की इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जिसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहले तो इसको जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम या JIT जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है इसको सबसे पहले जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हमारा जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल, दूसरा है 15 मार्च, तीसरा है 20 मार्च, चौथा है 20 अप्रैल। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 15 अप्रैल हमारा करेक्ट आंसर है, मीन्स वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when market expansion is done by developing new products to satisfy new consumer need it is called as। तो जब मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है और वो नया प्रोडक्ट डेवलप कर रही है कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। when market expansion is done by developing new products
टू सेटिस्फाई न्यू कंज्यूमर नीड्स, इट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कॉमर्स का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो मींस इसमें जो है 25 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के हैं, 25 आपके स्टैटिक्स के हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी पीपल नीड टू बाई BMW, बहुत से लोग BMW खरीदना चाहते हैं, बट ओनली अ फ्यू हैव एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई, लेकिन कुछ ही पीपल्स के पास, लोगों के पास ऐसी क्षमता है कि जो BMW वो खरीद सकते हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये नीड का एग्जाम्पल है कि वांट का है कि सोशल स्टेटस का है कि डिमांड का है? तो ये बेसिकली आपका डिमांड का एग्जाम्पल है कि बहुत से लोग चाहते तो हैं लेकिन ले वही पाते हैं जिनके अंदर विलिंगनेस या उनके अंदर एबिलिटी, क्षमता होती है लेने की। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राफ के ग्रुप में अपने सेंड कर दूंगी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।